हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन में। स्टूडेंट, आज के सेशन के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन को जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने तय हैं। तो यहाँ पर हम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से कवर करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा और जिसकी सहायता से आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन 1 से स्टार्टिंग करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझिए ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा जाए, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा गया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पहले आपको समझना होगा कि पत्तियों में जो आदान प्रदान गैसों का किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पत्ती बना लेते हैं। तो पत्ती में अब गैस का आदान प्रदान जो होगा वो किस प्रकार से होगा। तो नंबर ए ऑप्शन दिया गया है सिरा में, रंध्र और मध्य सिरा, इनमें से कोई। तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर आपको ने टॉपिक में पढ़ा होगा कि जो पत्ती होती है उसमें एक प्रकार का रंध्र पाया जाता है और जो रंध्र होते हैं ना, वो रंध्र जो होते हैं उसमें से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रंध्र जो होते हैं वो पौधों की पत्तियों में वो जो गैसों का आदान प्रदान यानी O2 को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी कि रंध्र। रंध्र होते किस प्रकार से हैं, तो यहाँ पर मैं रंध्र का चित्र बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये रंध्र का चित्र जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये रंध्र का कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि रंध्र का चित्र को संचित मतलब रंध्र के चित्र को बनाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लगातार 2024 में भी पूछा गया और 2020-22 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो NCERT बुक का है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है उसमें जो कच्ची सामग्री प्रयोग किए जाते हैं वो कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती हैं और वो कच्ची सामग्री जो होती हैं वो पौधे जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका इतना मजबूत होगा जिसकी मदद से आप चाहे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है चाहे यही क्वेश्चन आए आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये कोई पेड़ है, अब इस पेड़ में क्या होगा, ये पत्ती हैं। अब ये जो पत्ती हैं वो सूर्य का प्रकाश लेकर के, पत्ती जो हैं वो सूर्य के प्रकाश को लेकर के, और वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए कि 0.03% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से एक पौधा जब ले करके अपनी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक जैसी ये पत्ती है, तो इस पत्ती में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पत्ती में क्या पाया जाता है, पर्णहरिम। पर्णहरिम कहने का मतलब क्या हुआ, पर्णहरिम का दूसरा नाम जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो इंग्लिश शब्द है और पर्णहरिम जो है वो हिंदी शब्द है। और यहाँ पर ये जो पौधे हैं वो जड़ से यानी कि जल को खींचता है। अब आसपास देखते होंगे कि जो पानी दिया जाता है पौधों को, तो पानी दिया जाता है तो लेट सपोज हम डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज ये कोई एक पेड़ है, तो ये पेड़ क्या होगा, ये पेड़ जो है वो जड़ से पानी को खींचेगा और सूर्य का प्रकाश पाएगा जब सुबह होगी, और ये पत्तियों में क्लोरोफिल इसके होता ही परमानेंट है, और ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करेगा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जो चीज़ की आवश्यक है
वो है सौर ऊर्जा। और दूसरी चीज़ की जो आवश्यकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी चीज़ की जो आवश्यकता है वो पत्तियों में क्लोरोफिल जो कि ऑलरेडी पाया जाता है, और जल एवं खनिज, ये चौथी चीज़ होगी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो के अंत में मैं वो टेक्निक बताने वाला हूँ, साइंस की वो टेक्निक जिसके माध्यम से आप कोई कैसा भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री जो है वो सबसे पहले पौधे जो होते हैं वो जल लेते हैं। अच्छा, जल जो होता है वो पौधे जड़ से भूमि से, यानी जड़ से भूमि से जल को प्राप्त करती हैं। और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, यहाँ पर आप CO2 लिख लेना, CO2। और जो CO2 होता है वो पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और कहाँ से क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पत्ती होती है और उस पत्ती में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब ये स्टोमेटा जो हैं वो एक तरीके के, जिसका दूसरा नाम जो होता है वो रंध्र होता है। स्टोमेटा को आपको जो वायु का आदान प्रदान, अभी हमने पढ़ा था कि वायु का आदान प्रदान जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी पौधों की पत्तियों में मौजूद होता है। और सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं पौधे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है वो आपकी NCERT बुक उठाकर देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं जितने भी लिए गए हैं वो NCERT के। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं। तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जलीय जीव हैं कौन कौन से। तो जलीय जीव का मतलब हुआ जिस प्रकार से मछली लेट सपोज आप मान लीजिए मछली एक प्रकार की क्या है? जलीय जीव है। और स्थलीय जीव कहने का मतलब, स्थलीय जीव का मतलब आप मनुष्य ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्थल में रहता है, तो इसलिए मनुष्य जो होगा वो स्थलीय जीव माना जाएगा। तो इसका पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे फिजिक्स हो, इन सभी सब्जेक्ट में, और हिंदी जैसे और सामाजिक विज्ञान और गणित जैसे सब्जेक्ट का वो प्योर कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आपको क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, साइंस को आप फील करके समझिए। यहाँ पर ये एक स्थलीय जीव हो गए। स्थलीय जीव कहने का मतलब वो जैसे हो गया कि मछली भी ले सकते हैं और मेढक भी आप इसके स्थान पर ले सकते हैं। तो मछली जो है वो एक प्रकार की जलीय जीव हो गई, और ये मानव जो है वो एक स्थलीय जीव हो गई। तो इसमें और मानव में, मतलब मछली और मानव में किस प्रकार से श्वसन की दर का अंतर होता है। तो आप सबसे पहले समझिए कि जो मछली होती है वो जल में पाई जाती है। मछली जो श्वास लेती है वो जल में विलेय ऑक्सीजन। तो यहाँ पर समझिए जैसे ये जल हो गया, तो जल में आपको पता होना चाहिए कि जल में O2 यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो मिला रहता है। तो जब मछली जो है वो अपने गलफड़े के द्वारा जब सांस लेती है, तो मछली जो है इससे सांस लेकर के, मुंह से सांस लेकर के यहाँ से गिल्स यानी गलफड़े की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो कि MCQ में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि मछली का जो श्वसन अंग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको गिल्स कहा जाता है, यानी गलफड़े। तो मुंह से श्वसन लेकर के जो मछली होती है वो क्या करती है? बाहर की ओर निकालती रहती है, यानी कि O2 को निकालती रहती है। तो इस प्रकार से मछली को आपको समझना होगा कि मछली जो है वो अधिक ऑक्सीजन और जल को मुंह में भर भर कर बाहर निकालेगी, तभी तो इसका श्वसन होगा। और मानव में सगल O2 ही O2 है, यानी कि सगल ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। तो मानो चाहे जहाँ भी लेट सपोज आप ले लीजिए, आप एक प्रकार के क्या हैं? आप स्थलीय जीव हैं, तो आप चाहे जहाँ पर रहें O2 ऑक्सीजन बराबर लेते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो मछलियाँ होती हैं
की श्वसन दर जो होती है वो कम होती है और मनुष्य यानी कि स्थलीय जीवों की जो श्वसन दर होती है वो अधिक होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है। तो यहाँ पर ये नोट्स भी लिखा गया है जिसकी मदद से आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। क्या लिखा गया है कि जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जलीय जीव होते हैं ये जलीय जीव जो है वो मछली है। तो मछली जो होती है वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करेगी और क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर समझिए मनुष्य जो है वो वायु में ऑक्सीजन का उपयोग मतलब वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाएगी उसका उपयोग करेगा और मछली जो होगी जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग जल में विलेय ऑक्सीजन जो होगी वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा यहाँ पर तो इसलिए जलीय जीवों में श्वास स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत गति से होती है। यहाँ पर अपेक्षाकृत द्रुत गति से इसका मतलब समझिए। द्रुत गति का कहने का मतलब क्या हुआ। द्रुत गति का कहने का मतलब धीमी गति से क्या होता है उसमें श्वसन दर होती है मछली में। और दूसरा नंबर दिया गया है कि स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। स्थलीय जीव मान लेते हैं मनुष्य। मनुष्य जो है वो किस प्रकार से श्वसन लेता है। मनुष्य जो होता है मुंह की सहायता से और फेफड़े तक ले जाता है श्वसन। तो इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये जो है उसको आप समझ लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट आप इस प्रकार से समझिए। आप बायोलॉजी को इस प्रकार से फील ही करके चलिए कि आपको बायोलॉजी रटनी न पड़े, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी जो रटनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल पर प्योर कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाता है। तो बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं 2026 में यूपी टॉप पर बनना या अपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाना तो इस चैनल से बराबर पढ़ाई करते रहें। आपका भी 95 प्लस का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो बायोलॉजी के रटते हैं। तो बायोलॉजी से रटने से कोई एक क्वेश्चन क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पर समझने से आपको हजारों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, इसका ये क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट। अगर आप इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जाइलम होते क्या हैं। तो जाइलम जो होते हैं वो आपको समझना है। यहाँ पर जाइलम ये लिखा गया है, ये फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। तो जाइलम जो होते हैं वो पत्तियों में और पौधे की जो डांड होती हैं उसमें पाए जाते हैं। ये डेली लाइफ में हो गया। अब इसको समझिए कि जो जाइलम पाए जाते हैं वो करते क्या कार्य हैं। तो जाइलम जो पाए जाते हैं, लेट सपोज यहाँ पर आप एक पेड़ ले लीजिए। यहाँ पर हम एक पेड़ बना लेते हैं। ये एक प्रकार का पेड़ हो गया। ये पेड़ जो है वो एक तरीके से आप इसको समझिए, इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये पेड़ जो है वो भूमि में इसकी जड़ें होंगी अनेक। तो ये जड़ जो होंगी भूमि की वो इनसे पानी जो होगा वो धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा। तो इसलिए ये जो ऊपर ले जाने का कार्य जो करता है उसको क्या कहा जाता है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था कि जो जड़ से जल को जो ऊपर ले जाने का कार्य करता है वो जाइलम करता है। क्योंकि जाइलम आपको जो जाइलम होता है आप इस प्रकार से इसका रट सकते हैं कि जाइलम जो होता है वो इतना जालिम था कि जल का वहन करता था। जल का वहन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जल को पूरे भागों में पौधों के पहुंचाता था। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम लिखा गया है तो इसका अर्थ क्या हुआ। फ्लोएम जो होता है वो भोजन का वहन करता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होता है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन जो हो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछा जाता है, मतलब कि यूपी बोर्ड पेपर में ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को इस चैनल पर आप अगर यदि देख लेते हैं इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब कि सबसे पहले आप समझिए मनुष्य, तो मानव में वक्र होता कहाँ है, तो मानव में वक्र जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो जैसा कि मानव का चित्र, ये समझिए आप, मानव का चित्र यहाँ पर मैंने लगा रखा है, ये मानव का चित्र हो गया। ये मानव के चित्र में यहाँ से जो बड़ी आंत होती है यहीं से ही निकला रहता है मानव का वक्र। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वक्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है। दूसरा नाम वक्र का समझिए, वक्र को एक तरीके से किडनी भी कहा जाता है। तो किडनी जो होती है वो क्या कार्य करती है, तो किडनी को आपको पता होना चाहिए कि किडनी हो चाहे, और किडनी के अलावा मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये तीनों जो हैं वो क्या कार्य करते हैं। ये तीनों जो हैं चाहे वो मूत्र वाहिनियाँ हों, ये तीनों और चारों ये एक ही अंग होते हैं और ये मनुष्य में उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कहा गया है कि मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है। मतलब तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम, यानी शरीर के सिस्टम का एक भाग है जो संबंधित है। तो मानव में वक्र जो है वो किससे संबंधित है, वक्र जो है वो एक तरीके से उत्सर्जन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझा करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट की मदद से आप हर वो क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एंड करते हैं अब यहीं पर इस सेशन को। यहाँ पर हमने देख लिया कि जैव पराक्रम लाइफ प्रोसेस के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को, जो कि 15 MCQ एंड लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर अगर आपको भी 2026 का टॉपर बनना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो इस चैनल पर सही तरीके से पढ़ाया जाता है। आप उसको पढ़िए और अपने नोट्स भी बनाइए। तो एंड करते हैं अब यहीं पर इस सेशन को। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।